नमस्कार मित्रों, आज हम जिस पुस्तक के सारांश की चर्चा करने वाले हैं वो है स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 1989 में प्रकाशित द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल व्यक्तिगत विकास और स्वसहायता की शैली में एक मील का पत्थर बन गई। ये पुस्तक केवल उत्पादकता बढ़ाने का मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में स्थायी सफलता और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक की मुख्य सोच सिद्धांत आधारित जीवन पर केंद्रित है, जो ये कहती है कि अपने व्यवहार को निष्पक्षता, ईमानदारी और सहानुभूति जैसे सार्वभौमिक शाश्वत सिद्धांतों के साथ संरेखित करना चाहिए। कोवी का तर्क है कि प्रभावशीलता चरित्र से उत्पन्न होती है, न कि सतही तकनीकों से। यही बात इस पुस्तक को अन्य सफलता केंद्रित साहित्य से अलग करती है। इसके प्रकाशन के बाद से इस पुस्तक की दुनिया भर में 40 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची हैं और 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसके सिद्धांत कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रमों, नेतृत्व सेमिनारों और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में व्यापक रूप से अपनाए गए हैं। इस पुस्तक की मुख्य शिक्षा ये है कि ये केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक दर्शन है जो जीवन को अधिक प्रभावी और संतोषजनक बनाने का मार्ग दिखाती है। इस पुस्तक के लेखक स्टीफन कोवी एक प्रभावशाली लेखक, वक्ता और शिक्षक थे, जिन्हें व्यक्तिगत विकास, नेतृत्व और संगठनात्मक व्यवहार पर गहरी अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता है। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से MBA किया और ब्रिघम यंग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में सेवा की। कोवी ने मानव प्रभावशीलता के सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए शाश्वत सच्चाइयों को व्यावहारिक रणनीतियों के साथ जोड़ने पर जोर दिया। स्टीफन कोवी ने पुस्तक को 3 चरणों में डिवाइड किया है। पहला निजी जीत यानी प्राइवेट विक्ट्री, दूसरा सार्वजनिक जीत यानी पब्लिक विक्ट्री और तीसरा पुनर्वीकरण यानी रिन्यूअल। तो आइए सुनते और समझते हैं इन तीनों चरणों के माध्यम से लेखक हमें क्या करने को प्रेरित कर रहे हैं। इस पुस्तक में निजी जीत को सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार की बाहरी सफलता पाने से पहले हमें अपने अंदर झांककर अपनी आदतों, सोच और दृष्टिकोण पर काम करना होगा। ये चरण 3 मुख्य आदतों पर आधारित है: प्रोएक्टिव बनना, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना और पहले महत्वपूर्ण चीजें करना। इन आदतों को अपनाकर हम आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। प्रोएक्टिव बनने का अर्थ है अपनी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदारी लेना और ये समझना कि हमारे पास अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। उदाहरण के लिए, अगर एक कर्मचारी ऑफिस में किसी कठिन प्रोजेक्ट का सामना करता है और उसके सहकर्मी सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो एक प्रतिक्रियात्मक व्यक्ति शायद स्थिति को लेकर शिकायत करेगा, लेकिन एक प्रोएक्टिव व्यक्ति समाधान खोजने की कोशिश करेगा, जैसे सहकर्मियों से संवाद करना या अपने हिस्से का काम पूरी योजना के साथ करना। कोवी बताते हैं कि प्रभावी लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी उन चीजों पर जो वे बदल सकते हैं, बजाय इसके कि वे बाहरी कारकों जैसे मौसम या अर्थव्यवस्था पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करें। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करना, ये सिखाती है कि हमें हमेशा अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। इसका मतलब है कि हर निर्णय और कार्य ये सोचकर करना कि इसका हमारे जीवन के बड़े उद्देश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का सपना है कि वो एक सफल उद्यमी बने, तो उसे अपने समय और ऊर्जा को उन गतिविधियों में लगाना होगा जो उसके लक्ष्य की ओर उसे बढ़ाए। यदि वो हर दिन बिना किसी योजना के काम करेगा तो वो भटक सकता है। कोवी ये भी सुझाव देते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी मिशन स्टेटमेंट बनानी चाहिए, जो उसके जीवन के उद्देश्य और मूल्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे। ये मिशन स्टेटमेंट व्यक्ति को याद दिलाती है कि उसका ध्यान किन चीजों पर होना चाहिए। तीसरी आदत, पहले महत्वपूर्ण चीजें करना, समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं पर जोर देती है। ये आदत हमें सिखाती है कि तात्कालिक और महत्वपूर्ण कार्यों में फर्क करना सीखें
और अपने समय को बुद्धिमानी से उपयोग करें। उदाहरण के लिए, एक छात्र को अपने दीर्घकालिक लक्ष्य जैसे परीक्षा की तैयारी को प्राथमिकता देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो तात्कालिक लेकिन महत्वहीन चीजों में उलझा रहे, जैसे बार बार सोशल मीडिया चेक करना। कोवी ने टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का उपयोग करके ये समझाया कि हमें अपने अधिकतर समय को उन कार्यों में लगाना चाहिए जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन तात्कालिक नहीं है, जैसे योजना बनाना, सीखना या रिश्तों को मजबूत करना। निजी जीत का उद्देश्य हमें आत्मनिर्भर बनाना है। जब हम इन 3 आदतों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम न केवल अपने निजी जीवन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि बाहरी दुनिया में भी अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पहले अपनी आदतों और प्राथमिकताओं पर काम करता है तो वो अपने रिश्तों और पेशेवर जीवन में भी अधिक संतुलन और सफलता हासिल कर सकता है। निजी जीत वो नींव है जिस पर सार्वजनिक जीत का निर्माण होता है, क्योंकि जब तक हम खुद को व्यवस्थित नहीं करते तब तक दूसरों के साथ प्रभावी रूप से काम करना मुश्किल होगा। दूसरा चरण सार्वजनिक जीत है, जो दूसरों के साथ सफल और सकारात्मक रिश्ते बनाने पर आधारित है। निजी जीत आत्मनिर्भरता और आत्मविकास पर केंद्रित होती है, जबकि सार्वजनिक जीत ये सिखाती है कि आपसी समझ, सहयोग और विश्वास के माध्यम से सामूहिक सफलता कैसे हासिल की जाए। सार्वजनिक जीत 3 मुख्य आदतों पर आधारित है: विन विन सोच, पहले समझे फिर समझाएं, और सिनर्जी बनाना। विन विन सोच का अर्थ है कि हर स्थिति में ऐसा समाधान खोजना जो सभी पक्षों के लिए फायदेमंद हो। ये सोच प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को बढ़ावा देती है और रिश्तों में भरोसे और सम्मान को गहराई देती है। उदाहरण के लिए, एक टीम में 2 सहकर्मी अपने विचारों को लेकर असहमति में। यदि वे केवल अपनी बात को सही मानेंगे तो प्रोजेक्ट में देरी होगी, लेकिन अगर वे मिलकर एक ऐसा समाधान निकालते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, तो न केवल उनका काम समय पर पूरा होगा, बल्कि उनके रिश्ते भी मजबूत होंगे। ये आदत ये सिखाती है कि सफलता केवल अपनी जीत में नहीं, बल्कि दूसरों की जीत सुनिश्चित करने में भी निहित है। दूसरी आदत, पहले समझे फिर समझाएं। ये सिखाती है कि किसी भी बातचीत में सामने वाले की बात और भावनाओं को समझना सबसे पहले जरूरी है। जब हम सक्रिय रूप से सुनते हैं और सहानुभूति के साथ उनकी बात समझने की कोशिश करते हैं, तो ये दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। उदाहरण के लिए, एक माता पिता जब अपने बच्चे की शिकायत को तुरंत सलाह देने के बजाय उसकी बात को पूरी तरह सुनते हैं, तो बच्चा न केवल बेहतर महसूस करता है, बल्कि माता पिता की सलाह को भी गंभीरता से लेता है। ये आदत रिश्तों में विश्वास बढ़ाती है और संवाद को अधिक प्रभावी बनाती है। सिनर्जी बनाना सार्वजनिक जीत की तीसरी आदत ये सिखाती है कि जब हम दूसरों की ताकत और विचारों को स्वीकारते हैं और उनका उपयोग करते हैं, तो हम असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रोजेक्ट टीम में जहां एक व्यक्ति रचनात्मक सोच में माहिर है, दूसरा डेटा एनालिसिस में और तीसरा प्रेजेंटेशन में, जब ये सभी अपने कौशल का उपयोग करते हुए मिलकर काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट का परिणाम उत्कृष्ट होता है। सिनर्जी से ये स्पष्ट होता है कि विविधता एक ताकत है और मतभेदों को सुलझाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना अधिक फायदेमंद है। सार्वजनिक जीत का मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यक्तिगत सफलता के बाद दूसरों के साथ मिलकर काम करना और बड़े लक्ष्यों को हासिल करना आवश्यक है। ये न केवल रिश्तों को मजबूत करती है, बल्कि सामूहिक सफलता की ओर भी ले जाती है। उदाहरण के लिए, एक कार्यस्थल पर एक प्रोजेक्ट लीडर जो अपनी टीम के विचारों को महत्व देता है, वो टीम का विश्वास जीतता है और बेहतर परिणाम देता है। इसी तरह एक दोस्त जो अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है, वो अपने रिश्ते को मजबूत करता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक जो छात्रों की विविध क्षमताओं को पहचानता है, उन्हें सीखने का सही अवसर प्रदान करता है। सार्वजनिक जीत ये सिखाती है कि सफलता केवल अपनी जीत तक सीमित नहीं होनी चाहिए,
ये दूसरों की संतुष्टि और खुशी सुनिश्चित करने में भी निहित है। जब हम सार्वजनिक जीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम रिश्तों और टीम वर्क को उस स्तर पर ले जाते हैं जहां सामूहिक सफलता व्यक्तिगत जीत से बड़ी बन जाती है। ये आदत हमें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अधिक प्रभावी और संतुलित बनने का मार्ग दिखाती है। इस पुस्तक का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत नवीनीकरण यानी रिन्यूअल है। ये जीवन में निरंतर आत्म सुधार और संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। नवीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षमताओं को विकसित करता है। इसे एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जहां व्यक्ति नियमित रूप से अपने जीवन को ऊर्जा, प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। नवीनीकरण का महत्व इस बात में है कि ये न केवल हमारे भीतर की ऊर्जा को बनाए रखता है, बल्कि हमें चुनौतियों का सामना करने और निरंतर प्रगति करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई के बीच में नियमित रूप से ब्रेक नहीं लेता या अपनी ऊर्जा को रिचार्ज नहीं करता, तो वो थकान और मानसिक तनाव का शिकार हो सकता है। लेकिन जब वो अध्ययन के दौरान ध्यान लगाने, योग करने या कोई रचनात्मक गतिविधि अपनाने का समय निकालता है, तो उसकी पढ़ाई की गुणवत्ता और उसकी एकाग्रता दोनों में सुधार होता है। नवीनीकरण को 4 आयामों में विभाजित किया गया है: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। शारीरिक नवीनीकरण का मतलब है अपने शरीर का ध्यान रखना। यह न केवल नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद से जुड़ा है, बल्कि हमारे शरीर को तनाव मुक्त रखने की आदतों को भी शामिल करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यस्त व्यवसायी जो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता है, लंबे समय में कार्य क्षमता में कमी महसूस कर सकता है। लेकिन यदि वो दिन में 30 मिनट व्यायाम करने का समय निकालता है और स्वस्थ भोजन करता है, तो वो न केवल शारीरिक रूप से फिट रहेगा, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सक्रिय रहेगा। मानसिक नवीनीकरण का अर्थ है अपने दिमाग को लगातार चुनौती देना और नई चीजें सीखते रहना। ये नई किताबें पढ़ने, किसी कोर्स में नामांकन करने या रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने के माध्यम से हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने ज्ञान को अपडेट नहीं करता, वो जल्द ही उद्योग के नवीनतम रुझानों से पीछे रह जाएगा। लेकिन जब वो नए कौशल सीखने और तकनीकी सेमिनार में भाग लेने के लिए समय निकालता है, तो वो अपने क्षेत्र में प्रासंगिक और कुशल बना रहता है। भावनात्मक नवीनीकरण का केंद्र बिंदु हमारे रिश्ते और भावनाएं हैं। ये आदत हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने, अपनी भावनाओं को समझने और संतुलित करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का महत्व नहीं समझता, वो अकेलापन और तनाव महसूस कर सकता है। लेकिन जब वो अपने प्रियजनों के साथ समय बिताता है, उनकी बातों को सुनता है और उनके साथ खुशी के पल साझा करता है, तो वो अपने रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाता है। आध्यात्मिक नवीनीकरण का संबंध हमारे जीवन के उद्देश्य और मूल्यों से है। ये ध्यान, प्रार्थना या प्रेरणादायक साहित्य पढ़ने के माध्यम से हो सकता है। ये हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन खोजने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने जीवन की दौड़ में ये भूल जाता है कि वो क्यों और किसके लिए काम कर रहा है, वो अंततः खालीपन महसूस करता है। लेकिन यदि वो हर सुबह कुछ समय ध्यान में बिताता है या अपने जीवन के मूल्यों को याद करता है, तो उसे अपनी यात्रा में स्पष्टता और दिशा मिलती है। नवीनीकरण का मूल संदेश ये है कि जीवन में सफलता और संतोष तभी संभव है जब हम अपने चारों आयामों शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक का संतुलन बनाए रखें। ये केवल एक आदत नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यदि कोई खिलाड़ी अपनी कड़ी मेहनत के बीच नियमित रूप से आराम और अभ्यास का सही संतुलन बनाए रखता है, तो वो लंबे समय तक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। इसी तरह एक शिक्षक जो अपने पेशे के साथ साथ अपनी भावनाओं, रिश्तों और स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, वो अधिक प्रभावी और प्रेरक बन सकता है। नवीनीकरण हमें सिखाता है
कि खुद को अनदेखा करना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमें लंबे समय में पीछे ले जाता है। ये सिद्धांत हमें इस बात का एहसास कराता है कि जीवन की चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रगति करने के लिए आत्म देखभाल और आत्म सुधार आवश्यक है। जब हम खुद को नियमित रूप से नवीनीकृत करते हैं तो हम अपने भीतर नई ऊर्जा, आशा और प्रेरणा का अनुभव करते हैं, जो न केवल हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल केवल एक साधारण स्वसहायता पुस्तक नहीं है। ये एक ऐसी मार्गदर्शिका है जो व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए गहन और स्थायी परिवर्तन का वादा करती है। ये पुस्तक अन्य स्वसहायता पुस्तकों से अलग इसलिए है क्योंकि ये त्वरित समाधान, सतही सुझाव या सार्वभौमिक दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है। इसके बजाय ये मानव प्रभावशीलता के मूलभूत सिद्धांतों पर केंद्रित है, जो समय और परिस्थितियों से परे है। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि ये पाठकों को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये केवल करियर या संबंधों जैसे जीवन के किसी एक पहलू पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र को संतुलित करने और संवारने की बात करती है। निजी जीत के माध्यम से आंतरिक शक्ति का निर्माण, सार्वजनिक जीत के माध्यम से सार्थक रिश्ते बनाना और नवीनीकरण के माध्यम से निरंतर विकास। ये पुस्तक इन सभी पहलुओं को जोड़कर व्यक्ति को संतुलित और प्रभावी बनने की ओर प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, शार्पन द 100 की आदत ये सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए आत्म देखभाल और अपने मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयामों की उपेक्षा न करे। इस पुस्तक की अनोखी विशेषता यह है कि ये सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण अपनाती है। अधिकांश स्वसहायता पुस्तकें व्यवहार बदलने पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन द 7 हैबिट्स चरित्र निर्माण और दीर्घकालिक परिवर्तन पर जोर देती है। ये पाठकों को ये समझने में मदद करती है कि प्रभावी बनने का मतलब केवल आदतों को बदलना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विश्वासों, मूल्यों और दृष्टिकोण को गहराई से समझना और सुधारना है। ये दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रेरित करता है, बल्कि ये पाठकों को दीर्घकालिक सफलता और संतोष का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा ये पुस्तक किसी विशेष संस्कृति, पृष्ठभूमि या समय तक सीमित नहीं है। इसमें दिए गए सिद्धांत सार्वभौमिक और शाश्वत है। उदाहरण के लिए, पहले समझे फिर समझाएं कि आदत न केवल कार्यस्थल पर बल्कि पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में भी उतनी ही प्रभावी है। चाहे कोई एक व्यवसायी हो, शिक्षक हो, छात्र हो या गृहिणी, ये पुस्तक हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रभावी ढंग से बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को प्रभावशाली बनाने का एक और कारण इसका व्यावहारिक दृष्टिकोण है। इसमें दिए गए उदाहरण, अभ्यास और सिद्धांत पाठकों को न केवल पढ़ने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। पुस्तक ये सुनिश्चित करती है कि पाठक केवल प्रेरित महसूस न करें, बल्कि उनके पास वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए ठोस उपकरण और रणनीतियां भी हों। उदाहरण के लिए, विन विन सोच की आदत का अभ्यास करने से न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में सुधार होता है, बल्कि ये पेशेवर सहयोग और निर्णय निर्माण को भी बढ़ावा देता है। अंततः ये पुस्तक इसलिए खास है क्योंकि ये केवल सफलता की बात नहीं करती, बल्कि एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाती है। ये पाठकों को केवल प्रभावी बनने का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उन्हें ये भी समझाती है कि उनकी सफलता का सकारात्मक प्रभाव उनके आसपास के लोगों और समाज पर कैसे पड़े। स्टीफन आर कोवी ने इस पुस्तक के माध्यम से न केवल एक मार्गदर्शिका लिखी है, बल्कि जीवन जीने का एक स्थायी दर्शन प्रस्तुत किया है, जो हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। यही कारण है कि द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आज भी एक कालजी कृति के रूप में स्थापित है। हमें विश्वास है कि हमारा ये प्रयास और प्रस्तुति आपको अच्छी और प्रेरणादायी लगी।
अगर आप किसी पुस्तक का सारांश सुनना और समझना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारा उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।